हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई के स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म की बात कर रहे थे। तो 3 पार्ट हो गए हैं उसका, आज फाइनल पार्ट 4 पार्ट नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे भाई कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में, इंडिया के फेडरल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से थे। तो हमने सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं वो देख लिए हमने। ऑटोनॉमी की डिमांड स्टेट करते हैं वो देख लिए। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर का और प्रेसिडेंट का रूल, प्रेसिडेंट्स रूल और गवर्नर का जो रोल है वो स्टेट और सेंटर स्टेट के रिलेशन में कैसे भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद है डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। देखिए, द अदर डायमेंशन ऑफ टेंशन इन आवर फेडरल सिस्टम हैज़ बीन द डिमांड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। कह रहे हैं कि जो अदर डायमेंशन है टेंशन का, हमारे फेडरल सिस्टम में टेंशन का एक अलग डायमेंशन ये भी है कि नए स्टेट, नए राज्यों के बनाने की मांग करना। ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट था वो ना केवल एक पैन इंडियन नेशनल यूनिटी को क्रिएट कर रहा था, बट साथ में इट ऑल्सो जनरेटेड डिस्टिंक्ट यूनिटी अराउंड ए कॉमन लैंग्वेज, रीजन, कल्चर। क्या कह रहे हैं कि एक पैन इंडियन आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी तो बना रहा था, यूनिटी बना रहा था नेशनल मूवमेंट, लेकिन उसके साथ साथ एक डिस्टिंक्ट यूनिटी भी बन रही थी, एक कॉमन लैंग्वेज पे, कॉमन रीजन पे, कॉमन कल्चर पे। तो हमारा नेशनल मूवमेंट वॉज ऑल्सो ए मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के लिए भी एक मूवमेंट था। सो देयरफॉर इन कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ, नेशनल मूवमेंट के टाइम में ही अगर देखा जाए तो ये डिसाइड किया गया था कि दैट एज फार एज पॉसिबल स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। डिसाइड क्या किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि स्टेट जो क्रिएट होंगे वो कॉमन कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो उनकी सांस्कृतिक और जो भाषाई आइडेंटिटी है, पहचान है, उस पर बनेंगे, बेसिस होंगे। सो दिस अल्टीमेटली लेड टू द क्या, डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। इससे क्या हुआ कि नए स्टेट, नए लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिपेंडेंस के बाद उनकी मांग उठने लगी कि एक नया भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। 1953 दिसंबर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप होता है। क्या समय सेटअप होता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप होता है 1953 में। ठीक है, और वो रिकमेंड करता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन कीजिए, एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक, बड़े बड़े लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, उनके लिए लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन कीजिए। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ स्टेट का। ठीक है, और दिस सॉ द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। यहाँ से क्या होता है कि भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट, जो भाषा के आधार पर जो स्टेट्स हैं उन्हें देखा गया, उनका चालू हो गया कि उनकी डिमांड जो है चालू हो गई। एंड प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वो लगातार चलता रहा। गुजरात, महाराष्ट्र ये 1960s में बने। पंजाब, हरियाणा ये एक दूसरे से सेपरेट हुए 1966 में। 1960 में कौन अलग अलग हुए? गुजरात और महाराष्ट्र। 1966 में पंजाब और हरियाणा ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि बाद में नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा, वहाँ भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। नए स्टेट जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये बनते हैं। और इन 2000 यानी 2000 में कुछ लार्जर स्टेट को और डिवाइड कर दिया जाता है, डिमांड एक सेपरेट स्टेट की पाने के लिए, साथ ही साथ ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं, प्रशासनिक जो है जो काम है उसको हल्का करने के लिए ये इस प्रकार की काम सेपरेट स्टेट किए गए। सो 10 मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये डिवाइड हो गए और नए 3 नए राज्य बने। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ से मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ निकलता है, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकलता है, और बिहार से झारखंड, ये तीनों निकलते हैं। 2014 में एक नया स्टेट बनता है, स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग आंध्र प्रदेश। और कुछ रीजन और कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सेपरेट स्टेटहुड मिल जाए, जैसे विदर्भा महाराष्ट्र में। तो विदर्भ का जो महाराष्ट्र में है वो चाहते हैं कि विदर्भ का जो रीजन है वो क्या हो, वो भी एक सेपरेट स्टेट बने। तो अब भी ये मांग चल रही है। उसके साथ साथ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। वाइल द स्टेट्स की फाइटिंग विद द सेंटर,
स्टेट जो है सेंटर से फाइट कर ही रहे थे अपनी आज़ादी के लिए और दूसरे इश्यूज़ के लिए कि रेवेन्यू में भी शेयर दीजिए, रिसोर्सेज में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जिसमें डिस्प्यूट हो रहा था दो स्टेट के बीच में भी, और या दो स्टेट से ज़्यादा के बीच में भी। और ये ट्रू है कि जो जुडिशरी है वो एक्ट करती है एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म के तौर पर, लीगल नेचर पर, यदि डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में। बट ये जो डिस्प्यूट्स थे वो रियलिटी में थे, लीगल नहीं थे, ठीक है। इनका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था और देयरफॉर दे कैन बेस्ट बी रिजोल्व ओनली थ्रू नेगोशिएशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये केवल लीगल मैटर नहीं थे, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल नेगोशिएशन से स्टेट खुद बात करें और उसका रास्ता दिखाए तो उससे ज़्यादा ये सोल्व होने के चांसेस थे। ब्रॉडली दो टाइप के डिस्प्यूट बार बार आ रहे थे। वन इज द बॉर्डर डिस्प्यूट, और स्टेट हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर टेरिटरी बिलोंगिंग टू नाइबरिंग स्टेट। सो बॉर्डर स्टेट आज भी बॉर्डर स्टेट है ना। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में आप देखोगे तो बॉर्डर इशू है, और भी स्टेट के बीच में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। दो लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो लैंग्वेज जो थी वो बेसिस बनी बाउंड्रीज डिफाइन करने में स्टेट्स की, और अक्सर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पॉपुलेशन है जो स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। सो बॉर्डर एरियाज में जो लोग बसते हैं वो एक से अधिक लैंग्वेज बोलते हैं। इतना ईजी नहीं है कि इस रिजोल्व को इस जो डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाए मियरली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मेजोरिटी। केवल लिंग्विस्टिक मेजोरिटी को देख के इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इज द डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, जैसे मैं बता रहा था, ओवर द सिटी ऑफ बेलगांव। मणिपुर और नागालैंड में भी ऐसा है ना। आपने देखा पीछे कितने वायलेंस हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी वायलेंस देखने को मिला, और एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है। उसी के साथ हरियाणा को अलग करना पंजाब के स्टेट से हैज़ लेड टू डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट। दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट पैदा हुआ, ना केवल बॉर्डर एरियाज में बट कैपिटल सिटी चंडीगढ़ में भी, कि चंडीगढ़ किसकी कैपिटल सिटी होनी चाहिए, है ना। तो आज जो सिटी है दोनों की ही कैपिटल है, ठीक है। 1985 में द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, 1985 में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे और पंजाब की लीडरशिप के साथ, और इस अंडरस्टैंडिंग में क्या था कि चंडीगढ़ होगा वो पंजाब को सौंपा जाएगा। चंडीगढ़ जो था पंजाब को सौंप दिया गया, एंड दिस हैज़ नॉट हैपेंड इट, अभी तक ये हुआ नहीं। ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। सो वाइल बॉर्डर डिस्प्यूट आर मोर अबाउट सेंटिमेंट, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो मोर सेंटिमेंट के ऊपर हैं, और जो डिस्प्यूट है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स आर इवन मोर सीरियस बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर प्रॉब्लम भी तो देखा जाएगा, वाटर के ट्रिब्यूनल बने बहुत सारे, तो वाटर एक प्रॉब्लम भी है। जैसे बॉर्डर इशू है तो वाटर एक भी इशू है। तो यू माइट हैव हर्ड कावेरी वाटर डिस्प्यूट, आज भी न्यूज़ में है वो, ठीक है। तो बार बार न्यूज़ में है, तो आज एक नया इशू नहीं है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, बहुत पुराना इशू है, तो बार बार ऐसा उठता रहता है। तो दिस इज़ अ मेजर इशू, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक मेजर इशू है। फार्मर दोनों ही राज्य के कावेरी वाटर्स पे डिपेंडेंट है। दो देर इज अ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल टू सेटल डिस्प्यूट, एक रिवर वाटर ट्रिब्यूनल है जो डिस्प्यूट को सेटल करता है, और ये जो डिस्प्यूट है ये सुप्रीम कोर्ट पे भी पहुंच गया। सो दूसरा, अगर सिमिलर डिस्प्यूट देखोगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये भी बैटल कर रहे हैं वाटर शेयर करने का, नर्मदा रिवर का। सो रिवर जो है वो मेजर रिसोर्स है, देयरफॉर जो डिस्प्यूट है ओवर रिवर वाटर टेस्ट द पेशेंस एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द स्टेट। तो रिवर वाटर का जो डिस्प्यूट है ये आपका पेशेंस और कोऑपरेटिव स्पिरिट स्टेट राज्य की चेक करता है। तो आप देख सकते हो बॉर्डर इशू और वाटर इशू दो ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आज भी इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और चल रहे हैं। नेक्स्ट है भाई स्पेशल प्रोविजन। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर किसी भी फेडरल अरेंजमेंट का जो इंडिया में बना, वो बना कि जो बहुत सारे स्टेट हैं, मैनी स्टेट्स को एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है। हमने ऑलरेडी नोट किया चैप्टर में लेजिस्लेचर के कि जो साइज है, पॉपुलेशन है हर एक स्टेट का वो डिफरेंट है, तो एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया राज्यसभा में, ठीक है। जबकि इंश्योरिंग मिनिमम रिप्रेजेंटेशन टू ईच ऑफ द स्मॉलर स्टेट, ये जो अरेंजमेंट था ऑल्सो इंश्योर दैट लार्जर स्टेट वुड गेट मोर रिप्रेजेंटेशन, और ये इंश्योर किया गया जो मिनिमम रिप्रेजेंटेशन है हर एक छोटे स्टेट्स का। और इस अरेंजमेंट से क्या होगा कि जो लार्जर पॉपुलेशन के स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा। सो इन द केस ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर के केस में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिवीज़न ऑफ पावर प्रोवाइड करता है
दैट इज कॉमन टू ऑल द स्टेट, सभी स्टेट को कॉमन है। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कुछ स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट्स के लिए, जो उसको एक पेक्यूलियर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस में देती है, प्रोवाइड करती है। सो मोस्ट ऑफ स्पेशल प्रोविजन पर्टेन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको स्पेशल प्रोविजन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आसाम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लार्जली ड्यू टू देयर साइजेबल इंडिजिनस ट्राइबल, क्योंकि वहाँ इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है, एक डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है उनकी, एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। सो ये जो प्रोविजंस हैं हैव नॉट बीन एबल टू स्टेम एलिनिएशन एंड इंसर्जेंसी इन पार्ट ऑफ द रीजन। तो इससे जो अलगाव की भावना है वो नहीं होती पैदा। तो स्पेशल प्रोविजन ऑल्सो हिली स्टेट में भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, कुछ दूसरे स्टेट आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, यहाँ भी कुछ स्पेशल प्रोविजन स्टेट को छूट दी गई हैं। तो जम्मू कश्मीर को भी तो था स्पेशल प्रोविजन, जी हाँ। दूसरे स्टेट विच हैड ए स्पेशल स्टेटस, एक जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जम्मू कश्मीर वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट था विच हैड द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान। तो उसके पास ऑप्शन था कि या तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान करो या इंडिपेंडेंट रहो। हाउएवर इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर को भेजा, जो वहाँ के जो ट्राइबल जो लोग हैं कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। दिस फोर्स टू महाराजा हरि सिंह, जो वहाँ के जो महाराजा थे हरि सिंह, उसने फोर्स किया महाराजा हरि सिंह को। किसने? ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स ने फोर्स किया महाराजा हरि सिंह। क्यों? क्योंकि ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर अंदर घुस चुके थे, लोगों को कत्ल कर रहे थे, मार रहे थे, और ये सब चीज़ हो रहे थे। तो राजा हरि सिंह मजबूर हुए और उन्होंने इंडियन यूनियन में साइन किया। ठीक है जी। मैनी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स के हैं उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया, बट जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था। जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था। बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था। और इस सर्कमस्टांसेस में इट वाज गिवन मच ग्रेटर ऑटोनॉमी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इसलिए बहुत सारी जो आज़ादी दी गई। और आर्टिकल 370 के अनुसार जो कंकरेंस है स्टेट का was required for making any laws in the matters mentioned in the union and concurrent list। तो क्या दिया गया कि जो भी concurrent और union list में मैटर है उस पर लॉ बना सकता है स्टेट। दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से तो अलग था ये। सो इन द केस ऑफ अदर स्टेट जो डिवीजन था पावर का, जो लिस्ट था थ्रू 3 लिस्ट ऑटोमेटिकली अप्लाइज। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास केवल लिमिटेड पावर थी, और दूसरे पावर्स जो यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में है वो यूज़ की जा सकती थी ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यदि स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी देती है तो ही। सो दिस गेव ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ से पावर मिली। सो अर्लियर देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट अलाउड द प्रेसिडेंट। पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था कि जो प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो स्टेट को विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस से टू स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट शुड अप्लाई टू द स्टेट। ये कौन सा जो पार्ट है यूनियन लिस्ट का अप्लाई होना चाहिए स्टेट को। जो प्रेसिडेंट हैड इशूड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर मेकिंग लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट। तो प्रेसिडेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ सहमति बना के लार्ज पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेबल कर दिए स्टेट में। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक फ्लैग और पार्लियामेंट की पावर लॉज बनाने की यूनियन लिस्ट में वो फुल्ली एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक सेपरेट फ्लैग हो गया, और पार्लियामेंट की जो पावर है लॉज बनाने की यूनियन लिस्ट में उनको फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया गया। रिमेनिंग डिफरेंस बिटवीन द अदर स्टेट्स एंड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वर दैट कि कोई भी इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस में कुड बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू कश्मीर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट। सो रिमेनिंग डिफरेंस ये था कि बिटवीन दूसरे स्टेट में और जम्मू कश्मीर के स्टेट में कि कोई भी इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस में डिक्लेयर हो सकती थी जम्मू कश्मीर में बिना किसी स्टेट के कंकरेंस में, और यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहाँ जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होंगी। अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 अप्लाई होंगे केवल जब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उसमें हामी भरेगी। तो एट प्रेजेंट जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का अंडर आर्टिकल 370 अब वो नहीं रहा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास होता है और स्टेट को 2 भागों में 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख।
और न्यू अरेंजमेंट जो आया इफेक्ट में वो आया 31 अक्टूबर 2019। तो ये सारे जो स्पेशल प्रोविज़न थे जम्मू कश्मीर पे ख़त्म कर दिए गए और 31 अक्टूबर 2019 को ये अरेंजमेंट आ गया और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये था कि भाई कैसे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और कैसे वो एंजॉय कर रहा था जम्मू कश्मीर। उसके अलावा कंक्लूजन अगर हम देखें, देखिए फेडरलिज्म एक रेनबो की तरह है जहाँ हर एक कलर सेपरेट है, यट एक साथ अगर वो मिलते हैं तो एक हारमोनियस पैटर्न तो बनाता है। जैसे रेनबो एक साथ सारे कलर मिलेंगे तो एक हारमोनियस पैटर्न बनेगा। उसी प्रकार से हर एक कलर सेपरेट है, हर एक कलर और हर एक मुद्दा अलग अलग है। सो फेडरलिज्म हैज़ टू कॉन्टिन्यूसली मेंटेन अ डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो फेडरलिज्म है वो लगातार एक डिफिकल्ट बैलेंस बना के चल रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशनल फॉर्मूला गारंटी नहीं कर सकता स्मूथ फंक्शनिंग फेडरल पॉलिटी की, जब तक जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ऐसा डेवलप ना हो कि ऐसा कल्चर डेवलप ना हो कि सेट ऑफ वैल्यूज डेवलप ना हो जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट, टॉलरेशन और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिले। फेडरलिज्म सेलिब्रेट्स बोथ यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म दोनों चीज सेलिब्रेट करता है, यूनिटी और डाइवर्सिटी भी। नेशनल यूनिटी कैन नॉट बी बिल्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग डिफरेंसेस, ठीक है, और सच फोर्स्ड यूनिटी ओनली जनरेट ग्रेटर सोशल स्ट्राइव। ऐसी अगर फोर्स यूनिटी आप अप्लाई करोगे स्टेट के ऊपर तो वो केवल सोशल स्ट्राइव, एक सामाजिक दरार देखने को मिलेगी, अलगाव देखने को मिलेगा और फाइनली यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो एक रिस्पॉन्सिव पॉलिटी सेंसिटिव है डाइवर्सिटीज़ पर और डिमांड पर। ऑटोनॉमी आज़ादी के लिए कैन अलोन बी द बेसिस ऑफ ए कोऑपरेटिव फेडरेशन। डाइवर्सिटी को एक जो सेंसिटिव पॉलिटी है वो डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करती है। डिमांड ऑटोनॉमी की केवल अकेली ही बेसिस बन सकती हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन की। तो ये था फेडरलिज्म की कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस होने चाहिए। कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलना चाहिए, ना कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो यही आज हम इस चैप्टर का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।